हेलो गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल गाइस सोर्स स्टडी में। मेरा नाम है गाइस सौरभ कुमार और मैं फिर दोबारा से गाइस आपके लिए क्लास 11 का जो है गाइस पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर लेकर आ चुका हूँ, जिसका नाम है गाइस आपका न्यायपालिका। चैप्टर नंबर 5 है गाइस। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे गाइस, पहले मैंने मुख्य बिंदु लिखे हुए हैं, जैसे मेरी प्रणाली की रणनीति रही है गाइस। तो देख लेते हैं हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, कहाँ से स्टार्टिंग होगी, कहाँ से एंडिंग होगी इस चैप्टर की। पहला गाइस हम इसके नाम से इसी को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि नाम से समझने से अच्छी पकड़ बना सकते हैं न्यायपालिका क्या है, उसकी संरचना। एकीकृत न्यायपालिका के सिस्टम को देखेंगे, सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय क्या है जो कि इंपॉर्टेंट है ये देखेंगे, और देखेंगे गाइस न्यायपालिका के क्षेत्राधिकार। ये आपको ध्यान से सुनना है क्योंकि 6 नंबर में गाइस यहाँ से क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से। और देखेंगे गाइस चौथा जो हम देखेंगे, न्यायपालिका की स्वतंत्रता को किस प्रकार बनाए रखा जा सकता है, ये भी हम इसमें देखने की कोशिश करेंगे, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। ये दोनों ही टॉपिक गाइस वेरी इंपॉर्टेंट है, न्यायपालिका के क्षेत्राधिकार और न्यायपालिका की स्वतंत्रता को किस प्रकार बनाए रखा जा सकता है, ठीक है। और जो पांचवा है गाइस, इसमें जनहित याचिका और न्यायिक सक्रियता, छोटे से टॉपिक है, और इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर जो है गाइस आपका पूरा चैप्टर ये बेस्ड है। इस चैप्टर में से गाइस यही पुराने वाले सेम टॉपिक है, इसमें चेंजेस नहीं है ज़्यादा, ठीक है। जो होगा तो मैं आपको बता दूंगा अपने पार्ट में आगे। तो इसमें से गाइस यही है। चलो अब हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं गाइस। तो गाइस अब हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले अपना न्यायपालिका क्या है उसको देखेंगे, लेकिन उससे पहले गाइस मैं आपको बताना चाहूँगा सरकार के 3 अंग कौन से होते हैं। वहीं से गाइस आपको न्यायपालिका पता चल जाएगी कि न्यायपालिका क्या होती है। तो गाइस जैसे मैंने आपको पढ़ा रखा है अपना विधायिका कार्यपालिका। विधायिका क्या होती है गाइस, देश में कानूनों का निर्माण करती है, जैसे संसद है हमारी विधायिका। और जबकि गाइस जो कार्यपालिका होती है वो क्या करती है गाइस, जब विधायिका यानी संसद कोई कानून बना देती है तो उसको लागू कौन करती है, कार्यपालिका करती है। और जब गाइस वही देश में कानून लागू हो जाते हैं, जैसे बात करो कोई ट्रैफिक को लेकर कानून बनाया गया, या कोई मान लो मानव अधिकारों को लेकर कानून बनाया गया है, ठीक है। तो इस तरीके के मान लो कोई भी कानून बनाए गए हैं जब संसद द्वारा, तो वो देश में गाइस अच्छे तरीके से उनका पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है, या कौन उनका उल्लंघन कर रहा है, तो इसकी जाँच पड़ताल करने के लिए भी तो भाई कोई निकाय होना चाहिए। तो इसीलिए गाइस सरकार द्वारा जो निकाय बनाया गया है जो कि इन चीज़ों की जांच करता है कि कहाँ पर किस चीज़ों का उल्लंघन हो रहा है, जो हमारे संसद द्वारा जो अधिनियम बनाए गए हैं, कानून बनाए गए हैं, उनका कौन कौन उल्लंघन कर रहा है, देश में कौन कौन से आपराधिक मामले हो रहे हैं, किसको किस तरीके का न्याय मिलना चाहिए, अपराधी को किस तरीके की सज़ा होनी चाहिए। तो इन सारी चीज़ों की व्यवस्था को एक सम्मिलित रूप से बनाए रखने के लिए जो एक निकाय की स्थापना की गई है गाइस, जो कि एक न्यायिक निकाय है, उसे गाइस हम न्यायपालिका बोलते हैं, जो कि सरकार का तीसरा अंग है। या बात करें सरकार के जो मुख्य 3 स्तंभ हैं उसमें से ये तीसरा स्तंभ माना जाता है, जो कि क्या करता है, संसद द्वारा जब कानून लागू होते हैं तो उनके जो दंड, जो भी उनका उल्लंघन करता है तो उनके विरुद्ध दंड की व्यवस्था करता है, और देश में न्यायिक एवं शांतिपूर्ण वातावरण को बनाए रखने की कोशिश करता है। तो यहीं से गाइस आई होप आपको समझ में आ गया होगा न्यायपालिका क्या होता है। अब एक बार हम इसको डिफाइन के अकॉर्डिंग देख लेते हैं गाइस, क्योंकि कई बार मान लो अगर आता है तो आप लिख सकते हैं डिफाइन के अकॉर्डिंग। तो गाइस यह जो है एक वह न्यायिक निकाय होता है जो देश में कानूनों का उल्लंघन, क्या गाइस, कानूनों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध क्या करता है गाइस, दंड की व्यवस्था यानी कि सजा का प्रावधान तय करता है, और एक न्यायिक एवं शांतिपूर्ण वातावरण को बनाए रखता है। तो इसे गाइस हम बोलते हैं न्यायपालिका। जब भी कोई देश में कानून का उल्लंघन करता है, जैसे कोई किसी के साथ अपराध करता है, जैसे अभी निर्भया को सजा मिली, उनके निर्भया के जो दोषी थे उनको फांसी की सजा दी गई, तो वो किसके द्वारा दी गई गाइस, वो भी हमारे न्यायपालिका के द्वारा दी गई थी। तो इसे गाइस हम न्यायपालिका बोलते हैं, जो दंड की व्यवस्था तो करता ही करता है एक तरफ, और दूसरी तरफ वो ये व्यवस्था भी करता है कि देश में शांतिपूर्ण एक न्यायिक वातावरण बना रहे। तो बात कर लेते हैं गाइस भारत में न्यायपालिका का जो सिस्टम है वो किस तरीके से अपनाया गया है, अर्थात भारत में न्यायपालिका का स्वरूप क्या है। अगर आपसे पूछता है तो कोई, तो आप बता सकते हैं गाइस भारत में जो न्यायपालिका का स्वरूप है वो एकीकृत न्यायपालिका के स्वरूप को अपनाया गया है। अब आप बहुत सारे बच्चे सोचेंगे एकीकृत न्यायपालिका का मतलब क्या होता है गाइस, तो एकीकृत न्यायपालिका गाइस वे न्यायपालिका होती है जो कि भारतीय संविधान में अपनाई गई है, ठीक है, और जिसमें गाइस मुख्यतः 3 न्यायालयों को शामिल किया गया है, जिसमें सबसे छोटा है अधीनस्थ न्यायालय, उससे बड़ा है उच्च न्यायालय जिसे हाई कोर्ट बोला जाता है, और जिसमें सबसे बड़ा है गाइस सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट। और ये गाइस तीनों ही जो है गाइस सम्मिलित रूप से, एकीकृत रूप से जो है इन्हें एक सूत्र में पिरोया गया है, अर्थात ये जो है गाइस
आपस में मिलकर जो है एक पूरे देश में, भारत में जो है न्यायिक वातावरण को, इसका मतलब ये है गाइस कि अगर मान लो आपको किसी अपराध होता है, अगर आपको कोई मानव अधिकारों का हनन होता है, अगर आप अधीनस्थ न्यायालय में जाते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, तो वहाँ पर अगर आपको गाइस न्याय नहीं मिलता है तो आप उच्च न्यायालय में अपील कर सकते हैं उनके विरुद्ध। अगर उच्च न्यायालय में भी अपील, अगर आपको न्याय नहीं मिलता तो आप सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा भी खटखटा सकते हैं। या बात करें गाइस, अगर अधीनस्थ न्यायालय कोई गलत काम करता है जो उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, या कोई उच्च न्यायालय ऐसा गलत काम करता है जो उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, तो सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय को रोक सकती है और उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय को रोक सकती है। और इसी तरह जो है गाइस ये मिलकर एक सूत्र में बंध कर काम करते हैं, देश में न्यायिक वातावरण को बनाए रखते हैं। इसीलिए गाइस इन्हें जो है एकीकृत न्यायपालिका का सिस्टम कहा जाता है। आई होप यहाँ से आपको समझ में आया होगा एकीकृत न्यायपालिका का सिस्टम क्या होता है, जिसमें तीनों मिलकर एक साथ बंध कर काम करती है। और ये जो गाइस विश्व में बात करें जो न्यायपालिका का सिस्टम अन्य देशों में, उनमें गाइस भारत का जो है एक अच्छा न्यायपालिका का सिस्टम माना जाता है, क्योंकि गाइस इसमें जो है भारतीय, ना तो भारतीय संसद का और कार्यपालिका का जो होता है गाइस हस्तक्षेप नहीं होता है। बात करें तो नाम मात्र का कार्यपालिका का हस्तक्षेप होता है, अर्थात सरकार भी इनके निर्णयों को चुनौती नहीं दे सकती है, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों को, ठीक है। और ये ना ही तो गाइस धन के रूप से जो है, यानी कि पैसों के रूप में भी बात करें तो ये सरकार पर डिपेंड नहीं होती है, और ये भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से कार्य करती है। या बात करें, इनको भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप प्रदान किया गया है, जो कि हमने अमेरिका के संविधान से लिया था। तो यही है गाइस हमारा एकीकृत न्यायपालिका का सिस्टम, जिसमें हम सबसे पहले गाइस देखेंगे अपने सर्वोच्च न्यायालय को। सर्वोच्च न्यायालय क्या है, जो कि आपको समझ ही आ गया होगा कि एकीकृत न्यायपालिका में सबसे बड़े स्तर की जो न्यायपालिका है उसे एक सर्वोच्च न्यायालय बोलते हैं। और एकीकृत न्यायपालिका के संदर्भ में गाइस बात करें तो ये सबसे बड़े स्तर की न्यायपालिका होती है। अब इसको एक बार हम डिफाइन के अकॉर्डिंग देख लेते हैं क्या है। तो सर्वोच्च न्यायालय गाइस ये जो है इस न्यायपालिका में, यानी कि एकीकृत न्यायपालिका के सिस्टम में क्या है गाइस, सबसे बड़े स्तर की न्यायपालिका होती है, और जिसके निर्णय सभी को मानने पड़ते हैं, और इसके निर्णयों के विरुद्ध कोई भी अपील नहीं कर सकता है। कहने का मतलब है गाइस कि अगर सर्वोच्च न्यायालय ने देश में कोई कानून अगर लागू कर दिया है, तो ना ही हम उसके निर्णयों को चुनौती दे सकते हैं, और इवन सरकार भी उसके निर्णयों का विरोध नहीं कर सकती है। और दूसरी तरफ ना ही तो उच्च न्यायालय और ना ही अधीनस्थ न्यायालय उसके निर्णयों को चुनौती दे सकती है। जो भी निर्णय सर्वोच्च न्यायालय देश में लागू करती है, पूरे देश में वो मानना पड़ता है। और ये सबसे बड़े स्तर की न्यायपालिका होती है, जिसके निर्णय पूरे देश में लागू होते हैं। तो आई होप यहाँ से आप इसके डिफाइन समझ गए होंगे कि सर्वोच्च न्यायालय क्या होती है, देश की सबसे बड़ी न्यायपालिका होती है। अब बात करें गाइस सर्वोच्च न्यायालय आखिर कहाँ से ये सिस्टम आया, यहाँ से मैं थोड़ा हटके बताने वाला हूँ गाइस, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मन में गाइस डाउट भी होता है कई बार कि आखिर ये सिस्टम कहाँ से आए। तो यहाँ से गाइस मैं थोड़ा हटके बताऊँगा, यद्यपि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये नॉलेज इंपॉर्टेंट नहीं होगी अधिनियम वाली, इतना आपको बता देता हूँ, लेकिन ये एक तरफ आपकी नॉलेज को इंक्रीज करेगी। और आपके जो डाउट भी होंगे गाइस न्यायपालिका जो अच्छे से जानना चाहते हैं बच्चे, तो कहीं ना कहीं उनका भी डाउट ये क्लियर हो जाएगा यहाँ से। तो हम इसे समझ लेते हैं, आखिर ये सर्वोच्च न्यायालय का सिस्टम भारत में भाई कब से आया और किसकी ये देन है भारत में। तो गाइस आपको बता दूं कि 1935 में अंग्रेजों द्वारा जब, यानी कि जो अधिनियम बनाया गया था 1935 का गाइस, जिसे हम बोलते हैं भारत शासन अधिनियम, अंग्रेजों के दौरान जो है जब हम अंग्रेजों के गुलाम थे गाइस, तो उन्होंने हमें आज़ादी देने के लिए गाइस आपको पता होगा बहुत सारे अधिनियम बनाए होते हैं 1857 की क्रांति के बाद से, जिनका क्रम शुरू होता है 1858 का अधिनियम, 1909 का, 1919 का, 1935 का अधिनियम बनाया जाता है, ठीक है। इसी अधिनियम के तहत क्या करते हैं गाइस अंग्रेज, वो क्या करते हैं भारत में एक संघीय न्यायपालिका की शुरुआत कर देते हैं। संघीय न्यायपालिका का मतलब है कि पूरे देश के लिए जो थी गाइस उस समय पर एक न्यायपालिका की शुरुआत कर दी गई थी, जिसे संघीय न्यायपालिका बोला जाता था। बट जैसे ही हमें अंग्रेजों से आज़ादी मिली और हमारा संविधान बनने लगा, तो ये जो संघीय न्यायपालिका थी जो पूरे देश के लिए बनाई गई थी, इसी के अंदर गाइस इसके प्रतिरूप को बदल कर जो था, या इसके अंदर थोड़े बहुत चेंजेस करके इसे बोला गया कि भारत में जो है अब संघीय न्यायपालिका की जगह भारत का अपना एक फेडरेशन या सर्वोच्च न्यायपालिका होगी। तो इस तरीके से जो था गाइस, जो अंग्रेजों द्वारा भारत में संघीय न्यायपालिका की स्थापना की गई थी, उसके प्रतिरूप को बदलकर भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो आई होप यहाँ से आप समझ गए होंगे कि अंग्रेजों द्वारा जो है सर्वोच्च न्यायालय भारत में स्थापित की गई थी, और ये भारतीयों की नहीं बल्कि अंग्रेजों की यहाँ पर देन है, जो कि आज हम जिसको फॉलो कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे गाइस
कि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश कैसे बनते हैं, जो कि आपके अब एग्ज़ाम के लिए है, जो कि आपका बुक का पार्ट है एनसीईआरटी का, कि कैसे जो है सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनते हैं, क्या उसकी शक्तियाँ हैं, क्या उसके क्षेत्राधिकार है, तो वो हम देखेंगे। और यहाँ से ये आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बस ये इतना सारा इम्पोर्टेंट आपको याद रखना है। अब हम एक बार वो देख लेते हैं अपना। तो गाइस अब हम देख लेते हैं अपना सर्वोच्च न्यायालय क्या है, कैसे बनता है। अभी जैसे हमने उसकी वहाँ पे डिफाइन देखी गाइस कि कैसे जो है सर्वोच्च न्यायालय जो है हमारा उसका अभ्युदय होता है और अंग्रेजों की देन है। अब बात कर लेते हैं गाइस ये भारत में जो है इसका भारतीय संविधान के अंदर किस भाग में इसका वर्णन किया गया है तथा कितने से कितने अनुच्छेद में जो हमें सर्वोच्च न्यायालय का वर्णन देखने को मिलता है। तो बात करेगा इस भाग के अंदर, तो भारतीय संविधान के भाग 5 में जो है गाइस हमें सर्वोच्च न्यायालय का वर्णन मिलता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और अनुच्छेद की बात करेगा इस, तो अनुच्छेद 124 से लेके गाइस 147 के मध्य जो है सर्वोच्च न्यायालय का भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 से लेकर 147 के मध्य सर्वोच्च न्यायालय का वर्णन किया गया है। यद्यपि यहाँ से गाइस क्वेश्चन नहीं आएगा क्योंकि आप 11th क्लास में हैं। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता, बट फिर भी मैंने आपकी नॉलेज के लिए बता दिया है। और गाइस बता दूं, जैसे ही भारतीय संविधान में ये वर्णित किया गया था कि सर्वोच्च न्यायालय का वर्णन इतने से इतने भाग में होगा, इतने से इतने अनुच्छेद में होगा, तो वहीं गाइस डिसाइड किया गया था प्रारंभ में कि न्यायाधीशों की सदस्य संख्या कितनी होगी। तो प्रारंभ में गाइस बताया गया था भारतीय संविधान में कि एक जो होंगे गाइस हमारे सीजेआई का मतलब होता है गाइस कि मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी कि एक जो होंगे गाइस सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होंगे जो अभी भी हैं। ठीक है, और दूसरा गाइस बताया गया कि 7 जो होंगे गाइस वो क्या होंगे, अन्य सहायक न्यायाधीश, जिन्हें बोला जाता है गाइस सहायक न्यायाधीश होंगे, जो इनके मध्य क्या करेंगे गाइस, कार्य को करने में इनकी सहायता करेंगे। जैसे प्रेजेंट टाइम की बात करें तो प्रेजेंट टाइम में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो श्री न्यायमूर्ति शरद बोबड़े जी भारत के जो है मुख्य न्यायाधीश हैं सर्वोच्च न्यायालय के। और इससे पहले गाइस आपको बता दूं, इससे पहले आपको पता होगा कौन थे, तो रंजन गोगोई थे। और जबकि सर्वप्रथम बात करें तो सर्वप्रथम कौन थे भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, तो श्री न्यायमूर्ति एच.जे. कानिया थे। अगर आप याद रखना चाहे तो रख सकते हैं। भारत के सबसे पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे सर्वोच्च न्यायालय के, तो वो थे गाइस श्री न्यायमूर्ति एच.जे. कानिया। यद्यपि वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है इतनी चीज़ें, बट प्रेजेंट का आपको याद रखना है कौन है, श्री न्यायमूर्ति शरद बोबड़े जी अभी हैं, जो कि 2019 में बने थे। और इनकी सदस्य संख्या गाइस उस टाइम पे 7 और 1 जो होंगे मुख्य न्यायाधीश होंगे और 7 सहायक न्यायाधीश होंगे। तो टोटल थी कितनी उस टाइम पे, 8 थी, टोटल थी 8। लेकिन गाइस धीरे धीरे जब क्या हुआ, देश में जनसंख्या बढ़ने लगी, तो सिंपल सी बात है आपराधिक मामले भी बढ़ेंगे। तो ऐसे में गाइस ये सारे जो 7-8 न्यायाधीश थे इस न्यायपालिका को नहीं चला सकते, आपको भी पता है। तो धीरे धीरे क्या हुआ गाइस, संसद ने क्या करा, न्यायपालिका जो न्यायाधीश है उनकी सदस्य संख्या को समय दर समय बढ़ाती रही है। जैसे 1956 में, 1971 में ऐसे बढ़ती रही है। लेकिन प्रेजेंट में आपको बता देता हूँ प्रेजेंट में कितनी है सदस्य संख्या सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की, जो संसद चेंज करती है। तो वो है गाइस वर्तमान में एक मुख्य न्यायाधीश है जो कि न्यायमूर्ति श्री शरद बोबड़े जी हैं, अरविंद शरद बोबड़े। और दूसरे गाइस 30 सहायक न्यायाधीश हैं, जबकि स्टार्टिंग में कितने थे, 7 थे। तो वर्तमान में बात करें गाइस तो सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की टोटल संख्या कितनी है, 30 + 1 31 न्यायाधीश जो है गाइस वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में हमें देखने को मिलते हैं। अब ये सदस्य संख्या 30 कब की गई थी, तो 2008 में जो था गाइस संसद ने ये प्रस्ताव लेकर आई थी कि न्यायाधीशों की संख्या फिर दोबारा बढ़ा दी जाए, जो मैंने आपको बताया समय दर समय बढ़ती गई है। और 2009 में जो था गाइस उस प्रावधान को पास कर दिया गया और हमारे सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की सदस्य संख्या जो बात करें वर्तमान में कितनी है, तो 31 है। ठीक है, अब हम बात करेंगे गाइस कैसे जो है सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनते हैं। तो न्यायाधीश की बात करें गाइस, न्यायाधीश बनने के लिए क्या योग्यता चाहिए, अब यहाँ से गाइस आपको याद रखना है क्योंकि यहाँ से गाइस आपके एग्जाम में आता है। ठीक है, तो न्यायाधीश बनने के लिए गाइस जो पहली योग्यता है वो ये है गाइस कि भारत का नागरिक होना चाहिए। जो भी न्यायाधीश जो है सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनना चाहता है व्यक्ति, वो भारत का नागरिक हो, सबसे पहली प्राथमिकता है, यानी कि पहली शर्त है। और दूसरा है गाइस कि एक या अधिक एचसी यानी कि उच्च न्यायालय, स्पेस कम होने की वजह से मैंने एचसी लिखा है, आपको बता दूं एचसी का मतलब है गाइस उच्च न्यायालय या हाई कोर्ट। ठीक है, उसमें कम से कम 5 वर्षों तक 5 ईयर तक न्यायाधीश रहा हो। कहने का मतलब है कि मान लो ये यूपी का उच्च न्यायालय है, ठीक है, और ये जो है गाइस दिल्ली का उच्च न्यायालय है, तो कम से कम मान लो 3 वर्ष उसने यूपी के उच्च न्यायालय में काम करा हो और 2 वर्ष जो है एज ए न्यायाधीश उसने दिल्ली के उच्च न्यायालय में काम करा हो। तो टोटल कितने हो गए, 3 और 2
5 साल हो गए तो यही गाइज उसको 5 साल पूरे करने हैं। कोई भी न्यायाधीश अगर सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनना चाहता है तो कम से कम उसको उच्च न्यायालय में, एक या अधिक उच्च न्यायालय में 5 साल तक एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा एज ए न्यायाधीश रहने का, तभी जाकर जो है गाइज वो उच्च न्यायालय में अप्लाई कर सकता है उच्च न्यायाधीश बनने के लिए। अब बात कर लेते हैं गाइस दूसरी योग्यता क्या कहती है। दूसरी ये कहती है गाइस कि कम से कम 10 वर्षों तक एचसी में अधिवक्ता रहा हो। ये कब अप्लाई होगी, यानी कि अगर कोई 5 वर्षों तक किसी उच्च न्यायालय में न्यायाधीश नहीं रहा है, या 2 वर्षों तक किसी में रहा हो, 3 वर्षों तक किसी में रहा हो, ऐसा भी नहीं रहा है कोई न्यायाधीश, तो ये भी बताया गया है कि अगर वो न्यायाधीश के उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो कम से कम उसके पास 10 वर्षों का एक्सपीरियंस होना चाहिए अधिवक्ता का। अधिवक्ता का इस बोलते हैं एडवोकेट, एडवोकेट मतलब वकील का उसके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, और वो भी किस न्यायालय में वो वकील होना चाहिए, अधीनस्थ न्यायालय में, उच्च न्यायालय में। तो उच्च न्यायालय में जो है कम से कम उसे 10 वर्षों का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी जाकर जो है वो सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश बन सकता है। अब बात करें गाइस, अगर ये भी क्वालिफिकेशन वो फुलफिल नहीं कर पाता, आर्ताएं पूरी नहीं कर पाता है, तो राष्ट्रपति की दृष्टि में जो है गाइस कानून का वो ज्ञाता होना चाहिए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है गाइस इसमें भारत का नागरिक हो। अगर तीनों में से कोई भी वो फुलफिल कर लेता है तो वो जो है गाइस भारत के सर्वोच्च न्यायालय में एज ए न्यायाधीश बन सकता है। अब कोई भी मान लो जब ये योग्यताएं पूरी कर लेता है तो उसकी नियुक्ति कैसे होती है गाइस। अब नियुक्ति कौन करता है, इनका चुनाव नहीं होता है, आपको याद रखना है। जैसे वोटिंग नहीं डलती है, जैसे आम जनता हम वोट डालने जाते हैं लोकसभा के लिए, विधानसभा के लिए, ऐसे वोट नहीं डलते हैं, यहाँ पे नियुक्ति होती है गाइस। अब बात करें सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्ति न्यायाधीशों की किस तरीके से होती है गाइस, तो पहले जो होती थी गाइस वो आपको बता दूं, पहले कैसे होती थी कि सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते थे वो और भारत के राष्ट्रपति दोनों ही मिलकर क्या करते थे, कोई भी न्यायाधीश जो अगर सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनना चाहता है तो उसकी नियुक्ति करते थे। बट वर्तमान में बात करें तो किस तरीके से न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है, तो कॉलेजियम सिस्टम द्वारा जो है न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। अब आप सोचेंगे गाइस कॉलेजियम सिस्टम क्या है, तो इससे पहले गाइस आपको बता दूं कॉलेजियम सिस्टम क्या होता है। तो कॉलेजियम सिस्टम वे सिस्टम होता है गाइस जिसमें क्या होता है कि सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश प्लस 4 अन्य सहायक न्यायाधीशों को मिलाकर एक ग्रुप बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है गाइस, ग्रुप बनाया जाता है, या इसे बोल सकते हैं मंडली होती है। ये किसकी, न्यायाधीशों की एक मंडली होती है जो कि कौन कौन सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनना चाहता है उनकी लिस्ट को तैयार करते हैं ये पांचों न्यायाधीश मिलकर, ग्रुप मिलकर। और ये भारत के राष्ट्रपति जो कि अभी प्रेजेंट टाइम में कौन है आपको पता होगा, जो है हमारे रामनाथ कोविंद जी है, उनके पास ये भेजते हैं पांचों न्यायाधीश मिलकर। जो भी न्यायाधीश बनना चाहता है उनके नाम होते हैं उस लिस्ट में, ठीक है। फिर वो क्या करते हैं, हमारे राष्ट्रपति जो ये नाम सुझाते हैं तो अपनी दृष्टि से जो है वो अपने एक्सपीरियंस के बेस पर वो भी क्या करते हैं, उनमें से चुनकर उस न्यायाधीश को सर्वोच्च न्यायालय में एज ए न्यायाधीश नियुक्त कर देते हैं। तो यही है गाइज हमारा कॉलेजियम सिस्टम। यहाँ से आई होप आपको समझ आया होगा कॉलेजियम सिस्टम क्या है। तो इसमें एक न्यायाधीश होते हैं तथा 4 मुख्य न्यायाधीशों को मिलाकर बनाया गया ग्रुप होता है, जो कि जो न्यायाधीश अप्लाई बनना चाहता है सर्वोच्च न्यायालय में तो उनके उसमें नाम होते हैं पेपर में या लिस्ट में। और ये लिस्ट जो होती है पांचों न्यायाधीश मिलकर तैयार करते हैं, भारत के राष्ट्रपति के पास भेजते हैं। और भारत के राष्ट्रपति क्या करते हैं, उन्हीं में से उनकी योग्यता अगर जो कोई फुलफिल कर पाता है तो उसको एज ए जो सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर नियुक्त कर देते हैं। तो यही होता है गाइज हमारा कॉलेजियम सिस्टम। और जिसके ऊपर जो है गाइज कौन बनेगा करोड़पति में आज से 1-1.5 साल पहले जो है इसके ऊपर काफ़ी हाई अमाउंट वाला इसके ऊपर जो था क्वेश्चन भी अरेज हुआ था गाइज, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं गाइज इसके वेतन की। तो गाइज इस तरीके से जो होती है ये सर्वोच्च न्यायालय में जो होता है न्यायाधीश बन जाते हैं कॉलेजियम सिस्टम के द्वारा, राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति कर देते हैं। तो कॉलेजियम सिस्टम और राष्ट्रपति के सहयोग से जो होता है इनकी नियुक्ति होती है। अब बात कर लेते हैं गाइज इनको शपथ कौन दिलवाता है। तो शपथ भी गाइज हमारे भारत के जो राष्ट्रपति हैं वही दिलवाते हैं, रामनाथ कोविंद जी। अभी प्रेजेंट टाइम में वो हैं, तो अगर कोई मान लो न्यायाधीश बनता है तो वही दिलवाएंगे, सिंपल सी बात है, 5 सालों तक। और इनका वेतन कितना होता है गाइज, मुख्य न्यायाधीश और हमारे जो सहायक न्यायाधीश है 30 जो सहायक न्यायाधीश है और जो हमारे मुख्य न्यायाधीश है अरविंद शरद बोबड़े जी जो है उनका वेतन कितना है। तो गाइज जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं CJI यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मुख्य न्यायाधीश, उनका वेतन है गाइज आपको बता दूं तो पर मंथ का होता है 2,80,000 रुपये उनका वेतन है एक मंथ का। जबकि गाइज बात करें सहायक न्यायाधीश जो 30 न्यायाधीश उनका वेतन कितना होता है तो 2,50,000 रुपये उनका वेतन होता है। और साथ में गाइज उनको अन्य भत्ते दिए जाते हैं, जैसे सरकारी क्वार्टर मिलता है, बिजली पानी गाड़ी मुफ्त मिलती है, ठीक है। ये सारी सुविधाएं भी इसके साथ में दी जाती है। और
ये गाइस जो है 7वें वेतन आयोग के तहत जो है 2019 में ये बदल दिया गया था। अभी जो है ये इतना है, इससे पहले कम हुआ करता था वेतन। अब बात कर लेते हैं गाइस कार्यकाल कितना होता है, वेतन भी हमें पता चल गया इनका। तो कार्यकाल की बात करें कब से कब तक जो है ये, कब से तो नहीं, कब तक जो है ये अपने पद पर बने रह सकते हैं अगर कोई सर्वोच्च न्यायालय में एज ए न्यायाधीश नियुक्त होता है। तो बताया गया गाइस कि 65 वर्ष तक जो है आप सर्वोच्च न्यायालय में एज ए न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश के पद पर जो है आप काम कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि अगर आपकी आयु 65 साल पूरी हो जाती है तो आपको रिटायरमेंट ले लेनी पड़ती है या आप सेवानिवृत्त हो जाते हैं। अब बात कर लेते हैं गाइस इनको हटाने की विधि। तो ये इनको हटाया भी कब जा सकता है। अब ऐसा भी है कि क्या ये केवल एक बार मान लो नियुक्त हो गए तो 65 साल तक अपने पद पे बने रहेंगे, तो ऐसा नहीं है गाइस। अगर ये मान लो कोई न्यायाधीश अपने पद पे काम करना नहीं चाहता है, उसको नहीं अच्छा लग रहा है या उसके काम वो नहीं हो पा रहा है, उसके बस की नहीं है वो काम करना ज़्यादा समय तक, ठीक है, मान लो कुछ भी रीज़न थे, तो वो खुद भी त्यागपत्र दे सकते हैं। वो त्यागपत्र किसको देंगे, तो भारत के राष्ट्रपति को त्यागपत्र देंगे। कोई भी न्यायाधीश अगर अपनी जो 65 वर्ष की आयु है उससे पहले ही अपने आप का रिटायरमेंट लेना चाहता है तो भारत के जो राष्ट्रपति उनको त्यागपत्र देंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन पुटअप हो सकता है कि जो भारत के जो ये न्यायाधीश होते हैं सर्वोच्च न्यायालय के, वो किसको त्यागपत्र देते हैं, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति। तो आपको टिक करना है राष्ट्रपति पर। और बात करें गाइस उन्हें किस तरीके से हटाया जाता है, तो उन्हें हटाया जाता है गाइस 2 विधि होती है, एक साबित कदाचार और एक असमर्थता। ये क्या होती है तो मैं ये आपको यहाँ पे समझा देता हूँ एक बार। तो गाइस ये साबित कदाचार का मतलब क्या होता है, ये देखिए 2 विधि होती है, एक साबित कदाचार, ये मैंने लिख दिया गाइस साबित कदाचार, और एक होती है गाइस असमर्थता। तो साबित कदाचार का मतलब क्या होता है पहले ये समझ लीजिए। साबित कदाचार का मतलब होता है गाइस कि कोई भी हमारे न्यायाधीश जिनको हटाना है तो उस पर हम साबित कदाचार कब लगा सकती है संसद हमारी, यानी कि जब उसने कोई ऐसा काम किया हो जो कि उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, या बात करें कि उसने कोई ऐसा काम किया है जो कि घूस लेने से संबंधित है, जो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है, तो उसे गाइस हम बोलते हैं साबित कदाचार। जैसे मान लो आप न्यायाधीश हो, ठीक है, और आपको गाइस जो ड्यूटी दी गई है आप उसको अच्छे तरीके से फुलफिल नहीं कर रहे हो, जो आपका कर्तव्य है उससे बाहर जाकर आप काम कर रहे हो, बल्कि घूस भी ले रहे हो जिससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल रहा है, तो संसद आप पे साबित कदाचार विधि के माध्यम से संसद में प्रस्ताव पेश कर सकती है आपको हटाने के लिए। ये होता है आपका साबित कदाचार। दूसरा बात करें असमर्थता। तो असमर्थता का मतलब होता है गाइस कि ये तब होता है जब लगता है कि अब ये जो है न्यायाधीश अब इस पद पे कार्य करने के लिए योग्य नहीं है, या ये जो है गाइस उसके काम अब करने के लायक ही नहीं रहा है, या उसके अंदर अब इतनी हिम्मत नहीं है कि वो इस काम को आगे तक और कर पाए। तो यही होता है गाइस असमर्थता, जिसमें उसकी अनएबिलिटी का पता चलता है कि अब जो है ये काम इसके बस की नहीं है, और तभी जो है गाइस उस पे संसद असमर्थता विधि के माध्यम से संसद में प्रस्ताव पेश करके उसको हटा सकती है। अभी तो हमने गाइस ये देखा कि कैसे जो है उस पर हटाने की कौन सी विधि अपनाई जाती है। तो साबित कदाचार और असमर्थता के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जा सकता है। अब ये विधि कैसे काम करती है तो मैं आपको वो बता देता हूँ एक बार। तो विधि में जो गाइस काम करती है विधि, तो इसके लिए गाइस ये बताया गया है कि अगर इनको हटाना है साबित कदाचार और असमर्थता के माध्यम से, जो भारतीय संविधान में विधि बताई गई है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की, तो उसमें ये बताया गया है गाइस कि आप जो है ये वाला प्रावधान संसद के दोनों में से किसी भी सदन में पहले ले जा सकते हैं। चाहे आप लोकसभा में लेकर जाना चाहे तो लोकसभा में पहले लेकर जा सकते हैं, राज्यसभा में लेकर जाना चाहे तो पहले राज्यसभा में भी लेकर जा सकते हैं। लेकिन इसकी कंडीशन बताई गई है, अगर आपको मान लो दोनों में से कोई भी विधि द्वारा इनको हटाना है, या लोकसभा में आपको पहले लेके जाना है तो राज्यसभा में पहले लेके जाना है। अगर आप लोकसभा में पहले लेकर जाना चाहते हैं वो प्रस्ताव, तो कम से कम आपके पास 545, जो कि हमारे आपको पता है लोकसभा के मेंबर है, 545 सांसद हैं, उस 545 में से 100 सांसद ऐसे होंगे जो इस बात का समर्थन करते होंगे कि हाँ साबित कदाचार के माध्यम से या उसे जो है इस न्यायाधीश को हटाना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसने ऐसा काम किया जिससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल रहा है। इस बात को लेकर जो है कम से कम संसद की जो लोकसभा है उसके 545 में से 100 सदस्यों में इस बात पर आम सहमति होनी चाहिए, तभी आप लोकसभा में इस प्रस्ताव की एंट्री करवा सकते हैं। और जब स्पीकर इस बात को अनुमति दे देता है तो वहाँ पर क्या होता है गाइस, टीम बिठाई जाती है, पूरी ग्रुप कमेटी बिठाई जाती है जो इस चीज़ की जांच पड़ताल करती है। इस तरीके से लोकसभा में प्रस्ताव लेकर जाया जा सकता है। अगर राज्यसभा में आपको लेकर जाना है तो कम से कम जो है गाइस 50 सदस्यों की सहमति होनी चाहिए। अब आपको पता होगा राज्यसभा में कितने सदस्य संख्या है, तो 245 है। 245
जिसमें से आपको पता है गाइस कम से कम 50 सदस्य ऐसे होने चाहिए जो इस बात का समर्थन करते हो कि हाँ ये न्यायाधीश हटने के योग्य हैं, और या इसने ऐसा काम किया जो कि इसके कार्यक्षेत्र में नहीं आता था, जिससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल रहा है, या अब ये काम इसके बस की नहीं है, अर्थात असमर्थ ही इसके लिए हो चुके हैं। तो राज्यसभा में जाने के लिए 50 कम से कम सांसदों की सहमति जरूरी है उस प्रस्ताव पर, और लोकसभा में अगर उसको लेकर जाना है तो 100 सदस्यों की सहमति जरूरी है। अब मान लो ये अगर डाटा फुलफिल भी हो जाता है, ठीक है, तो आगे का प्रोसेस क्या होता है गाइस, तो आगे का प्रोसेस बता दूं आपको। जब ये दोनों में से अगर मान लो लोकसभा में एंट्री हो जाती है, ठीक है, कमेटी बिठाई जाती है, वो जांच पड़ताल करती है, अगर मान लिया जाता है कि हाँ एक्चुअल में जो इन पे आरोप लगाए गए हैं 100 सांसदों द्वारा मिलकर ये उसमें लिप्त थे, जिससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल रहा है, तो संसद में गाइस क्या होता है, 2/3 बहुमत द्वारा क्या होता है, इस प्रस्ताव को पास कराया जाता है। पहले वो लोकसभा से पास होता है 2/3 बहुमत द्वारा, फिर वो राज्यसभा से पास होता है 2/3 बहुमत द्वारा, उसके बाद वो राष्ट्रपति के पास जाता है। देन जो है गाइस वो न्यायाधीश जिसके विरुद्ध ये प्रस्ताव लाया गया था हटाने का, वो जो है गाइस हट जाता है। तो इस तरीके से आप 2/3 निकाल सकते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पर बताऊँ, अगर 545 है आपका ये है, तो इसको गाइज आप 2/3 इस तरीके से काट सकते हैं और अपने मोबाइल फ़ोन में कैलकुलेटर में कैसे भी उसको डिवाइड करके देख सकते हैं। जो इसकी एक्चुअल लिमिट आएगी वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो उतने वोट चाहिए होंगे, और जितने वोट इसका जो आएगा 545 का 2/3, अगर उतने वोट वहाँ पर मिल जाते हैं लोकसभा में तो वो लोकसभा से पास हो जाएगा। इसी तरीके से गाइज अगर आप यहाँ पर राज्यसभा में जाता है तो 245 का 2/3 अगर आप निकालेंगे और वो डाटा अगर राज्यसभा में भी मिल जाता है, उसको उतना बहुमत मिल जाता है इस प्रस्ताव पर, तो राज्यसभा से पास हो जाएगा। देन राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति की सहमति स्वीकृति मिलते ही जो न्यायाधीश हैं वो हट जाएंगे। तो यही होती है गाइज हमारी हटाने की विधि, और स्वयं भी त्यागपत्र वो दे सकते हैं। ठीक है, तो इससे बाहर कुछ नहीं है गाइज। ठीक है, इतना डीप जो है आपके पेपर में कभी भी क्वेश्चन नहीं आएगा, बट मैंने आपको नॉलेज के लिए इतनी यहाँ पर जो है नॉलेज दे दी है कि किस तरीके से इनको हटाया जाता है। अब बात कर लेते हैं गाइज क्वेश्चन, फिर 2 नंबर में आता है यहाँ से क्वेश्चन के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता बताइए। और आपके MCQ में 1 नंबर में पूछ सकता है कि नियुक्ति किसके द्वारा होती है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की, तो कॉलेजियम सिस्टम द्वारा। इनका वेतन कितना है और इनकी शपथ कौन दिलवाता है, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन आया। और कार्यकाल को लेकर बहुत बार क्वेश्चन आया कि कितना जो है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों का कार्यकाल डिसाइड किया गया है, तो 65 वर्ष। और जबकि राज्यसभा का भी कई बार पूछता है कि राज्यसभा के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना है, तो वो हम उसमें आगे पढ़ेंगे अपने सेकंड पार्ट में। तो यही था गाइज आपका सर्वोच्च न्यायालय। आई होप यहाँ पे आपको समझ आएगा किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इससे बाहर गाइज आपका कुछ भी नहीं है इस चैप्टर में। अब जो हमारा गाइज सेकंड पार्ट आएगा उसमें हम पढ़ेंगे कैसे जो है उच्च न्यायालय बनता है। फिर हम सर्वोच्च न्यायालय की अपनी शक्ति क्षेत्राधिकार देखेंगे, जिसमें गाइज अपीली क्षेत्राधिकार, सलाहकारी क्षेत्राधिकार, जहाँ से 6 नंबर में क्वेश्चन आता है। वो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट होगा, यद्यपि ये भी इंपॉर्टेंट है आपकी नॉलेज के लिए। ठीक है, और थर्ड पार्ट में जो है गाइज आपका ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो वीडियो कैसी लगी होगा इस कमेंट करके जरूर बताइएगा। कोई डाउट होगा तो मुझसे पूछ सकते हैं कहीं पर भी। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा गाइज अपने इंस्टा पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके शेयर करा करें, और ताकि आपकी सोर्स स्टडी की जो फैमिली है गाइज ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सके। और जो बच्चे ट्यूशन नहीं जा पाते हैं, प्लीज़ जो आपके फ्रेंड हो या ना हो उनको मेरी वीडियो गाइज ज़रूर सेंड करा करें। ये मैं आपसे ज़्यादातर अपनी वीडियो में ज़रूर कहता हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं गाइज अपनी नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज।